Hi everyone and welcome back to the second part of this video. सेकंड पार्ट कुछ ज़्यादा ही लेट आया है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। लेकिन नाउ आई एम फाइन और पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ पे मैंने पार्ट 1 को एंड किया था। तो लास्ट वीडियो में मतलब पार्ट 1 में मैंने ये बताया था कि पुलिस की 2 टीम्स, एक टीम राम निरंजन के घर गई थी वहाँ इन्वेस्टिगेट करने और उनके घर वालों से क्वेश्चन करने, और वहीं सेकंड टीम राम निरंजन के पड़ोसियों से और आसपास जितने भी उनके लोग रहते थे उनसे पूछताछ करने गए थे। नाउ राम निरंजन के पड़ोसियों और आसपास रहने वाले लोगों से पुलिस को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिस वजह से इस केस को एक दूसरे एंगल से देखा गया। राम निरंजन के नेबर्स से बात करने के बाद कुछ स्ट्रेंज बातें सामने आई जो खुद नेबर्स के लिए भी अजीब थी और पुलिस के लिए भी। राम निरंजन के 2 बच्चे थे जिनमें से एक का नाम था अदालत और दूसरे का नाम था जमानत। हाँ, राम निरंजन ने खुद अपने बच्चों का ये नाम रखा था। और सिर्फ यही नहीं, उसने अपनी वाइफ फूलन देवी का नाम भी खुद ही रखा था। फूलन देवी वॉज बॉर्न विद द नेम गोमती देवी, लेकिन राम निरंजन से शादी करने के बाद उसने अपना नाम चेंज किया, और वो सब राम निरंजन के कहने पर ही। पीपल हु नो अबाउट फूलन देवी विल गेट दिस फैक्ट ईजीली कि राम निरंजन को ये लगता था कि अगर वो गोमती देवी का नाम बदलकर फूलन देवी रख देगा तो एक्चुअल की फूलन देवी वाली क्वालिटीज़ गोमती देवी के अंदर आ जाएंगी, और शायद इसीलिए फूलन देवी अपने एरिया यानी अपने गांव की ज़िला पंचायत की एक मेंबर भी थी। इसके अलावा राम निरंजन के नेबर्स ने ये भी बताया कि राम निरंजन अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझता था। जब लेट 90s में उनके गांव में किसी के घर पे बाइक होना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी, वहाँ पर राम निरंजन के घर पर गाड़ियाँ खड़ी होती थी। राम निरंजन टाटा और सूमो जैसी गाड़ियाँ चलाया करता था, जबकि उस टाइम पे लोग साइकिल से ही ज़्यादातर ट्रैवल करते थे। और कुछ पड़ोसियों ने ये भी बोला कि राम निरंजन के एक्चुअल वर्क करने से पहले वो एक चोर भी था। यहाँ पर चोरी से ये मतलब है कि वो चीज़ों की हेरा फेरी करता था या फिर वो कोई गलत काम करता था जिस वजह से उसके पास ये गाड़ियाँ और ये ऐशो आराम की चीज़ें हुआ करती थी। ये सब होने के बाद पुलिस को इतना तो शक हो ही गया था कि राम निरंजन का धीरेन्द्र सिंह के मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। जहाँ एक तरफ पुलिस की एक टीम को राम निरंजन के बारे में कुछ ज़रूरी बातें पता चल गई थी, वहीं दूसरी तरफ राम निरंजन के घर पर कुछ ऐसा हो रहा था जो पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। और वो ये था कि इस बार राम निरंजन ने पुलिस को कुछ नहीं बताया था, बल्कि उनसे कुछ डिमांड किया था। राम निरंजन ने पुलिस के सामने ये डील रखी कि अगर आप वो करते हो जो मैं बोलूँगा तो शायद मैं आपको कुछ बताऊं, और पुलिस के पास इस वक्त कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी डिमांड्स को मानना ही ठीक समझा। राम निरंजन की पुलिस से ये डिमांड थी कि वो उनको कुछ भी बताने से पहले दाल पीना चाहता था। हाँ, राम निरंजन पूरा एक बर्तन भर के सिर्फ दाल पीना चाहता था और इसके अलावा उसकी कोई भी डिमांड नहीं थी। ये सब शायद अभी सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन उस टाइम पे पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं था धीरेन्द्र सिंह तक पहुंचने के लिए। तो अब पुलिस ने राम निरंजन के सामने दाल से भरा हुआ एक कटोरा रख दिया था, और राम निरंजन ने भी जल्द ही वो पूरी दाल पी ली थी। ये सब होते ही पुलिस ने राम निरंजन से ये पूछा कि वो उनको क्या बताना चाहता था और वो बातें धीरेन्द्र सिंह से कैसे रिलेटेड हैं। राम निरंजन ने बहुत ही कैजुअली पुलिस को ये बोला कि ये जानने के लिए आपको मेरे साथ कहीं चलना होगा। और अब जब पुलिस इतना कुछ कर ही चुकी थी तो राम निरंजन की ये बात मानना भी उनके लिए ज़रूरी हो गया था। तो वो राम निरंजन के पीछे पीछे वहाँ तक गए जहाँ तक वो उनको ले जाना चाहता था, और वो जगह थी एक
फार्म हाउस। ये फार्म हाउस खुद राम निरंजन का ही था, जो कि नैनी के एक गांव में था, जहां पर एक खेत में एक ही रूम था और उस रूम को वो अपना फार्म हाउस कहता था। उसके आसपास कुछ पेड़ पौधे थे और वहीं पर वो पिग फार्मिंग करता था, विच इज़ वो वहाँ पर सुअरों को पालता था। राम निरंजन अपने फार्म हाउस यानी कि अपने रूम में पुलिस को लेकर गया और उस रूम में ज़्यादा सामान भी नहीं था। सबसे पहले पुलिस की नज़र जिस चीज़ पर पड़ी, दैट वॉज अ सैक, मतलब एक बोरी, और वो बोरी किसी चीज़ से भरी हुई थी। फिर पुलिस ने राम निरंजन से पूछा कि वो उनको वहाँ पर क्यों लेकर आया है, और तब राम निरंजन ने उनसे एक ऐसी बात बोली जिन पर उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। राम निरंजन ने पुलिस से बोला कि ये रूम एक अदालत है, यानी कि ये रूम एक कोर्ट है, और वो कोर्ट है राजा कुलांडर का, जो वहाँ का जज है। और इस अदालत में राजा कुलांडर मुजरिमों को उनकी सज़ा सुनाता है। अब पुलिस को लगने लगा था कि राम निरंजन इस केस के बारे में कुछ भी नहीं जानता है और वो सिर्फ पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए पुलिस ने राम निरंजन से काफ़ी स्ट्रिक्टली क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया था। लेकिन इससे पहले वो उसको कुछ बोलते, राम निरंजन ने उस रूम में पड़ी हुई उस बोरी में से कुछ ऐसी चीज़ निकाली कि पुलिस खुद भी शॉक हो गई थी। राम निरंजन टुक आउट 2 ह्यूमन स्कल्स फ्रॉम दी सैक। यस, उसने 2 इंसानों की खोपड़ी को उस बोरी में से निकाला और उसने ये बोला कि ये स्कल्स श्रीवास्तव और पंडित के हैं। इन लोगों के बारे में मैं इस वीडियो के पार्ट 1 में पहले ही बता चुकी हूँ, तो जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता है वो प्लीज़ पार्ट 1 ज़रूर देख लेना। और फिर राम निरंजन ने ये कहा कि इन सब लोगों को सज़ा मिली थी और वो सज़ा राजा कुलांडर ने अपनी अदालत में दी थी। लेकिन अब पुलिस को ये सब बातें सच लगने लगी थी, क्योंकि राम निरंजन ने उन लोगों का नाम लिया था जो लोग पिछले 1 साल से मिसिंग थे। फिर पुलिस ने राम निरंजन से ये पूछा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन धीरेंद्र सिंह कहाँ है और उसके बारे में तुम क्या जानते हो? तब राम निरंजन ने पुलिस को ये बताया, धीरेंद्र सिंह की बॉडी मध्य प्रदेश के आउटस्कर्ट्स में एक जगह है जिसका नाम है रीवा, वहाँ पर है। और आगे जानने से पहले पुलिस सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए मध्य प्रदेश गई, और सच में पुलिस को रीवा के उस एरिया से धीरेंद्र सिंह की बॉडी मिल गई थी। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि धीरेंद्र सिंह की बॉडी तो वहाँ पर थी, लेकिन उसका सर यानी कि उसका स्कल वहाँ पर नहीं था। बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने राम निरंजन से फिर से क्वेश्चनिंग शुरू कर दी और उससे ये पूछा कि धीरेंद्र सिंह की ये हालत कैसे हुई। तब राम निरंजन ने पुलिस को ये कहा कि धीरेंद्र सिंह को भी सज़ा मिली है और वो भी राजा कुलांडर ने दी थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि धीरेंद्र सिंह, जो कि एक जर्नलिस्ट था, उसने ऐसा क्या किया था कि किसी ने उसको इतनी बेरहमी से मारा था। अब ये जानना पुलिस के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो सबसे पहले पुलिस ने राम निरंजन से ये पूछा कि राजा कुलांडर एक्चुअल में कौन है और वो इस वक्त कहाँ पर है। तब राम निरंजन ने हंसते हंसते पुलिस को ये बताया कि वो और कोई नहीं, खुद राम निरंजन ही है। और राम निरंजन ने ये नाम खुद ही अपने आप को दे दिया था। और ये बोलते वक्त राम निरंजन के फेस पे कोई भी गिल्ट या फिर रिग्रेट नहीं था। वो अभी भी हंस रहा था और बहुत ही कैजुअली पुलिस से बात कर रहा था। और ऐसे ही उसने धीरेंद्र सिंह के मर्डर के बारे में भी सब कुछ बता दिया। धीरेंद्र सिंह ना सिर्फ एक जर्नलिस्ट था, बल्कि राम निरंजन का एक अच्छा दोस्त भी था। और राम निरंजन उसे मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब धीरेंद्र सिंह को राम निरंजन के बारे में कुछ चीज़ें पता लगने लगी और उसके कारनामों पर शक होने लगा, तब राम निरंजन ने यही ठीक समझा
कि क्यों ना धीरेंद्र सिंह को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और इसीलिए 14 दिसंबर की रात को राम निरंजन ने ही धीरेंद्र सिंह को कॉल करके अपने फार्म हाउस पर बुलाया था। और जब धीरेंद्र सिंह रात को उसके फार्म हाउस पे पहुंच गया, तब उसने धीरेंद्र को बोला कि तुम आराम से उस आग के पास जाके बैठ जाओ, क्योंकि ठंड बहुत है और मैं थोड़ी ही देर में वहाँ पर आता हूँ। ये बोलने के बाद धीरेंद्र वहाँ से चला गया और वहीं जाकर बैठ गया जहाँ पर राम निरंजन ने उसको बैठने के लिए बोला था। उस दिन राम निरंजन और धीरेंद्र सिंह के अलावा वहाँ पर एक आदमी और था, वक्षराज। ये और कोई नहीं बल्कि राम निरंजन की वाइफ फूलन देवी का भाई था, और उसको वहाँ पर राम निरंजन ने खुद ही बुलाया था। तो वक्षराज एक देसी कट्टे के साथ वहाँ पर आया। पीपल हु डोंट नो अबाउट देसी कट्टा, हियर इज़ अ पिक्चर फॉर यू। और वक्षराज के वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने धीरेंद्र सिंह की बैक पर गोली मार दी थी एंड धीरेंद्र सिंह डाइड ऑन द स्पॉट। लेकिन राम निरंजन के इंटेंशंस इससे भी ज़्यादा कुछ थे। धीरेंद्र सिंह को मारने के बाद राम निरंजन और वक्षराज ने धीरेंद्र सिंह की बॉडी और उसका सर अलग किया, और उसी रात धीरेंद्र सिंह की बॉडी को मध्य प्रदेश के एक रीवा इलाके में जाकर फेंक दिया और उसका सर अपने साथ वापस लेकर आ गए। पुलिस ये सब सुन रही थी और सबसे पहला क्वेश्चन उनका राम निरंजन से यही था कि राम निरंजन ने धीरेंद्र सिंह का सर अलग क्यों किया और वो भी अपने साथ क्यों लेकर आए। जिस पर राम निरंजन ने ये जवाब दिया कि उसे इंसानों के सर से कुछ अलग ही ऑब्सेशन था और धीरेंद्र सिंह के सर के साथ उसने कुछ ऐसा ही किया। उसने धीरेंद्र सिंह के सिर से ब्रेन को यानी कि दिमाग को निकाला, वहीं अपने फार्म हाउस यानी कि उस रूम में उस ब्रेन को बॉईल करने लगा, और उसको बॉईल करने के बाद राम निरंजन और वक्षराज ने उस ब्रेन का सूप पिया एंड ही डिड द सेम विद अदर पीपल एज वेल। पुलिस को कहीं ना कहीं राम निरंजन की बातों पर शक तो था। ये सब सुनने के बाद शायद आप लोग भी विश्वास नहीं कर रहे होंगे और इसी तरह पुलिस ने भी विश्वास नहीं किया, और अगर ये सच था भी तो इसके लिए उनको सबूत चाहिए थे। तो इसलिए पुलिस ने उस फार्म हाउस को और उसके घर को सीज कर दिया था और वहाँ पर उन्होंने सारे प्रूफ्स ढूंढने शुरू करे और उनको इकट्ठा किया। सबसे पहले पुलिस को राम निरंजन के इस ऑब्जेशन के बारे में एक सबूत मिला, जो कि था उसके फार्म हाउस के बाहर ही एक पेड़ था जिस पर अलग अलग कलर्स के स्कल्स लटके हुए थे और वो सब असली थे। लेकिन वो इतने कलरफुल क्यों थे? और वो इसलिए क्योंकि राम निरंजन लोगों का मर्डर करने के बाद हमेशा उनकी बॉडी और हेड को अलग कर लेता था, और उन हेड के साथ ही यूज्ड टू डू द सेम एज ही डिड विद धीरेंद्र सिंग्स हेड। और उन स्कल्स को बॉडी के साथ फेंकने के बजाय वो उन स्कल्स पे कलर करके उनको उस पेड़ पे लटका देता था एज इफ वो उसके लिए एक अवार्ड थे। जैसे आम लोग अपनी ट्रॉफीज़ को घर में सजाते हैं, इसी तरह राम निरंजन ने भी उन सब स्कल्स को यानी कि उन खोपड़ियों को अपनी उस ट्री पर लटकाकर सजाया हुआ था, वो भी अलग अलग कलर से। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उन स्कल्स पर कुछ लिखा हुआ भी था, और जब पुलिस ने ध्यान से देखा तो उन स्कल्स पर उन लोगों के नाम एंड द कास्ट फ्रॉम विच दे बिलोंग लिखे हुए थे। इसी के साथ साथ राम निरंजन के उस फार्म हाउस में से एक डायरी भी मिली जिसके सिर्फ 14 यानी कि 14 पेजेस ही फिल्ड थे, और उस डायरी के हर एक पेज पे उस इंसान का नाम लिखा हुआ था जिसको राम निरंजन यानी कि राजा कोलांडर ने मारा था, और उसके हिसाब से सज़ा दी गई थी। और सबसे लास्ट पेज पे यानी कि 14th पेज पे नाम था धीरेंद्र सिंह का। राजा कोलांडर यानी कि राम निरंजन के हिसाब से ये सारे मर्डर्स उसने एक वजह से किए थे। उसका सबसे पहला मर्डर था कालीचरण श्रीवास्तव, और वो भी 1997 में, क्योंकि कालीचरण श्रीवास्तव और राम निरंजन एक ही साथ काम करते थे और उसने राम निरंजन से 50,000 रुपये उधार लिए थे जो कि वो बाद में लौटाने से मना कर रहा था।
और इसीलिए राम निरंजन ने उसका मर्डर किया, उसकी बॉडी को और हेड को अलग किया, उसके सर में से उसके दिमाग को अलग किया, बॉयल किया और उसका सूप बनाकर पी गया। और उसका सेकंड मर्डर था मोहम्मद मुइन, जो कि कालीचरण श्रीवास्तव की तरह ही राम निरंजन के साथ काम करता था और उसने भी उससे 25,000 रुपये उधार लिए हुए थे। लेकिन मोहम्मद मुइन इन पैसों को लौटाने के लिए मना नहीं करता था और उसको मारने का जो रीज़न था वो भी डिफरेंट था। बेसिकली मोहम्मद मुइन को हिप्नोसिस की आर्ट बहुत ही अच्छे से आती थी और राम निरंजन चाहता था कि ये आर्ट उसको भी उतने ही अच्छे से आ जाए। इसलिए उसने मोहम्मद मुइन को अपने फार्म हाउस पर बुलाया, उसका मर्डर किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने कालीचरण श्रीवास्तव और धीरेन्द्र सिंह का किया था। और इस बार उसने मोहम्मद मुइन का ब्रेन इसलिए बॉयल किया था ताकि उसके अंदर जितनी भी नॉलेज थी वो सारी की सारी खुद राम निरंजन के अंदर आ जाए और उसको भी हिप्नोसिस की आर्ट उसी तरह से और उतने ही अच्छे से आ जाए। और ऐसे करते करते राम निरंजन ने टोटल 14 मर्डर किए थे और सबके मर्डर सेम ही तरीके से किए थे। वो मर्डर करने के बाद सबकी बॉडी को उसके सिर से अलग करता था और सिर में से ब्रेन को निकाल के बॉयल करके उसे खा लेता था, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका सूप बना के पी लेता था। और ये सब वो सिर्फ इसलिए करता था ताकि उसके अंदर वो सारी नॉलेज आ जाए जो सब उन लोगों में थी जिनको उसने मारा। राम निरंजन एक सीरियल किलर तो था ही, पर साथ ही साथ उसके इस ऑब्सेशन के पीछे एक रीज़न था और वो ये था कि वो बचपन से ही पढ़ाई में कमज़ोर था। वो अपने आसपास के लोगों को देखता था जो उससे आगे थे हर चीज़ में, नॉलेज में, एकेडमिक्स में या फिर स्पोर्ट्स में, और उनकी तारीफ़ होने पर या फिर जब भी लोग उनको अप्रिशिएट करते थे तो राम निरंजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो ये सोचता था कि उन लोगों की तरह मुझे कोई क्यों नहीं अप्रिशिएट करता, क्या मुझ में ही कोई कमी है या फिर मुझ में उतनी नॉलेज नहीं है जितनी उन लोगों में है। ऐसा सोचते सोचते राम निरंजन को एक यही रास्ता ठीक लगा कि अगर वो लोगों का मर्डर करके उनके सर को उनकी बॉडी से अलग करके और दिमाग निकाल के उसको बॉयल करके पी जाएगा तो शायद वो सारी क्वालिटीज़ और नॉलेज उसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन सिर्फ ये गलत सोचने की वजह से उसने 14 इनोसेंट लोगों का मर्डर किया था और इसकी सज़ा तो उसको ज़रूर मिलनी चाहिए थी। ये सब राम निरंजन ने पुलिस के सामने कन्फेस तो कर दिया था, लेकिन जब कोर्ट में ये सारी बातें सामने आई थी और तब वो उन सब बातों से कोर्ट में मुकर गया था। लेकिन धीरेन्द्र सिंह के मर्डर की बात उसने कोर्ट में झूठी साबित नहीं करी और ये शायद इसलिए हुआ था क्योंकि राम निरंजन ने खुद ही पुलिस को उसके डेड बॉडी की लोकेशन बताई थी और वो सब बिल्कुल ठीक थी और उसी तरह से थी जैसी उसने उनको बताई थी। सारे प्रूफ्स पहले से ही पुलिस के पास थे और अब वो इस बात से बिल्कुल भी नहीं मुकर सकता था। एंड इन दिसंबर 2012 राम निरंजन और वक्षराज दोनों को ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और आज भी वो दोनों जेल में ही हैं। लेकिन बाकी 13 मर्डर्स जो राम निरंजन ने खुद किए थे उन सब की सज़ा उसको आज भी नहीं मिली है क्योंकि उसने वो सब एक्सेप्ट ही नहीं करे। सिर्फ एक इंसान के ऑब्सेशन की वजह से 14 लोगों का मर्डर जो सब इनोसेंट थे, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात कि उस इंसान को इसकी सज़ा भी नहीं मिली। सो दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट 2। और ऐसी ही केस स्टडीज़, क्राइम स्टोरीज सुनने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल और शेयर एज मच एज यू कैन। तो नेक्स्ट क्राइम स्टोरी इस चैनल के किसी भी एक सब्सक्राइबर के रिकमेंडेशन पर ही होगी। तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू कवर अ पर्टिकुलर केस or your own story, you guys can get in touch with me. I'm sharing my Instagram handle in the description box and feel free to share your stories with me.